हाँ जी, तो दोस्तों इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है और फुटबॉल पे भी ब्रेक लग चुका है। 8 से 10 दिन तक भाई फुटबॉल नहीं होगा। जो होगा भाई आपकी इंटरनेशनल फुटबॉल आपको देख के काम चलाना होगा। क्लब फुटबॉल रेस्ट पे चला गया है। बट मैं दोस्तों इस समय पे ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो रूमर्स एंड ट्रांसफर से रिलेटेड अपडेट्स आ रहे हैं उसको मोस्ट प्रोबेबली कवर करूंगा शॉर्ट्स के थ्रू। बट एक ऐसा टॉपिक मैं अभी इस समय पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो बारसा फैंस का भाई थोड़ा दिमाग इस पे खराब हो जाता है। भाई जब भी ये टॉपिक आता है हम लोग भाई सर पकड़ लेते हैं कि ये एफएफपी क्या है, ये वेज लिमिट क्या है, ये भाई यहाँ पे 1:1 क्या है। और जब जिसको समझ में आता था उनको भाई फॉर्मूला नहीं पता था कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जो रिपोर्टेड फॉर्मूला है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड और एक्चुअली क्यों ला लीगा में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मामला है रिलेटेड टू ये 1:1 एंड भाई यहाँ पे एफएफपी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्या है ये 3 कंपोनेंट्स और कौन लगाता है। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे बात करी एफएफपी जो इस समय पे बन के हो चुका है तैयार। एफएसआर ये बेसिकली लगाया जाता है यूएफए की तरफ से। दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों यहाँ पे वेज लिमिट, स्क्वाड लिमिट, कुछ भी बोल दो दोस्तों इसको, ये लगाया जाता है ला लीगा की तरफ से अलग से। एंड देन थर्ड कंपोनेंट है इसकी भाई 1:1 जो कि हर कोई बार्सिलोना फैन जानता है कि 1 रुपए की चीज़ हमने बेची तो 1 रुपए की चीज़ खरीद ली तो ये 1:1 है। और अगर हमने 4 रुपए की चीज़ बेची तो और हमने 1 रुपए की चीज़ खरीदी तो 1:4 है। तो ये तो हर कोई जानता है, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएफए की तरफ से लगने वाले एफएफपी रूल के बारे में। देखो दोस्तों, यूएफए क्या है कि भाई यहाँ पे बहुत सारी लीग्स है जिनके अपने खुद के यहाँ पे अगर आप देखें तो इकोनॉमिक मेजर्स नहीं है। तो यूएफए ने अपनी तरफ से एफएफपी करके एक भाई रूल सेट किया है हर किसी क्लब को जिसको फॉलो करना है। देखो दोस्तों, यूएफए ने एफएफपी को स्क्रैप करके नया रूल लेके आए हैं एफएसआर। इसको बोला जाता है 70% रूल, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशन। इसके अंदर दोस्तों कुछ लिमिटेशन लगती हैं क्लब के ऊपर। उनको इस लिमिटेशन के अंदर ही अपनी बिजनेसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। बिजनेस मतलब कि कितने में आपने प्लेयर्स को खरीदा है, कितने में आप भाई यहाँ पे कोचेस को लेके आ रहे हो, आप अपने स्टाफ को लेके आ रहे हो। भाई यहाँ पे इंक्लूड होता है कि आप जो प्लेयर्स हैं या फिर जो कोच है उसके एजेंट को कितनी आप यहाँ पे बोनसेस, फीस, ये सारी चीज़ें दे रहे हो। एट द सेम टाइम दोस्तों प्लेयर्स की जो ट्रांसफर फी होती है उसकी एमोर्टाइजेशन मनी भी इसी के अंदर ही लिमिटेड की जाती है। अब दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हुए बोल रहे होंगे सीधा सीधा बता कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो दोस्तों, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं इस फॉर्मूला में जो इसको कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है न्यूमरेटर, जिसके अंदर आती है दोस्तों यहाँ पे जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो प्लेयर्स पे, कोच पे, उनकी यहाँ पे भाई एमोर्टाइजेशन फी एंड उनका जो एजेंट फी होती है वो सारा का सारा सम न्यूमरेटर में सेट किया जाता है। एंड देन डिनोमिनेटर होता है दोस्तों यहाँ पे जितना आप पैसा कमा रहे हो। आप टिकट सेल से भी आपने यहाँ पे भाई कमर्शियल्स बेचे, कुछ आपने भाई यहाँ पे स्पॉन्सर्स लेके आए एंड देन आप भाई यहाँ पे प्लेयर्स को भी बेच रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट में बेच रहे हो या फिर लॉस में बेच रहे हो। अगर प्रॉफिट में बेच रहे हो तो ये जो टोटल न्यूमरेटर वाला अमाउंट है उसमें ऐड होगा, और अगर नेगेटिव यानी कि लॉस में बेच रहे हो तो देन ऑब्वियसली ये माइनस होगा। तो ये दोनों नंबर्स आ गए आपके पास, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आ गया, दोनों को डिवाइड किया जाता है। और अगर ये जो डिवीजन करके जो भाई यहाँ पे परसेंटेज निकल के आती है अगर वो मोर देन 70% है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एफएसआर का रूल को भाई यहाँ पे वाइड कर रहे हो, उसके ऊपर चले गए, अलाउड आपकी जो लिमिट है उससे ऊपर चले गए। और ऐसे में आपके ऊपर लग सकते हैं फाइन्स, आपके ऊपर लग सकती है यहाँ पे पनिशमेंट कि आप भी यहाँ पे प्लेयर्स को रजिस्टर ना कर पाओ, जो कि बार्सिलोना और कई सारे अदर प्लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी लग चुका है। 15 मिलियन 18 मिलियन का हमने भी रिसेंटली फाइन पे किया था जो कि 62 मिलियन का एक्चुअली था। थोड़ा यूएफए के साथ भाई यहाँ पे टाल मटोली करके हमने भाई उसको कम करवाया एंड हमने बोला कि 2 साल के अंदर अंदर हम लोग कंपाइल कर जाएंगे भाई ये जो बेसिकली आपका जो भी रूल है उसके अंदर अंदर आ जाएंगे। और बार्सिलोना इज डूइंग गुड। बट चेल्सी के ऊपर रिसेंटली आपने देखा कि भाई कई सारे फाइन्स और लग रहे हैं एंड उनको शायद से एकेडमी प्लेयर साइन करने की बिल्कुल यहाँ पे बैन लगा दिया गया। वेरी सिंपल, आई थिंक भाई एफएफपी भाई काफ़ी सिंपल है। इसी वजह से कई सारे लीग ने तो इसको डिफॉल्ट अपना सेट कर दिया है, लाइक लीग 1 यानी कि भाई यहाँ पे आपके फ्रेंच लीग जो है वो उनके पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे ला लीगा थोड़ा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने अपने 2 मैकेनिज्म्स लगाए हैं यहाँ पे भाई, वेज लिमिट एंड 1:1। और यहाँ पे दोस्तों उसको बोलते हैं वो इकोनॉमिक कंट्रोल फ्रेमवर्क। इसके अंदर वो मल्टीपल रूल्स वो सेट करते हैं रिलेटेड टू यहाँ पे इकोनॉमिक जो कॉन्स्टेंट्स लगाना चाहते हैं वो क्लब्स के ऊपर। अब देखो दोस्तों, इन रूल्स पे जाने से पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि ला लीगा ने ये क्यों
इन रूल्स को इंप्लीमेंट किया। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लालिगा है क्यों? हम बारसा फैंस तो हर बार क्वेश्चन उठा देते हैं लालिगा के ऊपर, टेबास के ऊपर कि भाई तुमने ये चीज़ करी है, हम लोग भाई इसकी वजह से नहीं कर पा रहे, प्लेयर साइन, राइट? बट एक्चुअली क्या ये लालिगा का डिसीजन सही था? एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा सही था। देखो दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता होगा 2008 में जो क्राइसिस आया था भाई, जब पूरी की पूरी दुनिया में भाई रिसेशन आ गया था, एंड उस समय पे भाई फुटबॉल क्लब बहुत ज़्यादा हद तक भाई स्ट्रगल कर रहे थे। 2008 से लेके 2012-13 तक भाई कई सारे क्लब्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकरप्सी और कई सारी फाइनेंशियल चुनौतियों से गुजर रहे थे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्लब्स ने तो अपने प्लेयर्स की सैलरी तक पे नहीं करी, और इनफैक्ट अभी तक भी नहीं पे करी है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इतने सारे क्लब्स भाई एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए थे। और जिन लोगों को नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक क्लब जब अपने प्लेयर्स की सैलरी नहीं पे कर पाता, एक क्लब जब जो बैंक को वो ओ करता है पैसे, उनको वो पैसे पे नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे भाई उसको कोर्ट या फिर एक कोई रूलिंग, कोई ना कोई यहाँ पे कमेटी होती है, वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भेज देती है, और वहाँ पे उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं उस क्लब के अंदर, वो पैसे नहीं निकाल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पे उस क्लब को किसी का ड्यू अमाउंट है तो वो पे करने की फिलहाल तो आज़ादी नहीं है। जो भी पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा वो किसी तरीके से उस क्लब को रिवाइव करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उस क्लब की, वो देखा जाता है कि हर एक वो स्टेप लिया जाता है जो कि इंश्योर करता है कि क्लब किसी तरीके से वापस बच जाए। एंड हमने देखा उस टाइम पे कई सारे क्लब बैंकरप्ट हुए, बट कई सारे ऐसे क्लब्स हैं दोस्तों जो इस समय पे ला लीगा में हैं, खेल रहे हैं और ला लीगा 2 में खेल रहे हैं। भाई आप लोगों को नाम उनका अच्छे से पता है, जो उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए थे। आई विल जस्ट नेम दोस क्लब्स, भाई आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। भाई रेसिंग सेंटेंडर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए थे। मयोरका आपको पता होगा भाई, ये भी कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए थे। खुद ही उन्होंने बोला कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दो, बिकॉज हमारे पास फंड नहीं बचा। दीपोर्तिवो ला कोरोना, जो कि आपके यहाँ पे सेकंड लालिगा में खेल रहे हैं इस समय पे, वो भी कहीं ना कहीं रिसीवरशिप में चले गए थे। एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वाला ही है यहाँ पे रूल लगता है। हरकुलिस CF, रियल मूर्सिया, वेलेंसिया CF, भाई ये आपको पता है वेलेंसिया क्या क्लब है भाई, इस समय पे बहुत बढ़िया कर रहा है, बट उस समय पे बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब थी। मालागा CF, लेवांते, एंड देन भाई रियल बेटिस भाई इस समय पे क्या धूम मचा रखी है यूरोप में। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों कई सारे ऐसे नाम हैं, एंड आई बिलीव आप लोगों को भाई 4-5 नाम तो ऐसे ही पता होंगे ऑलरेडी इन सारे क्लब्स के बारे में। तो ये सारे क्लब्स उस समय पे, कुछ क्लब्स भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में थे और भाई बहुत क्लोज आ चुके थे एडमिनिस्ट्रेशन के। कुछ क्लब एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए थे और कुछ ऐसे क्लब है बेचारे जो दोबारा खड़े नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये इसको देखते हुए दोस्तों यहाँ पे ला लीगा डिसाइडेड कि भाई डेफिनेटली हमें ये सारे इस तरीके से स्ट्रिक्ट रूल लगाने पड़ेंगे। और उस समय पे दोस्तों जो अगर आप देखें ना, तो टोटल डेप्थ थी 2008 से लेके 2012 के बीच में जितने भी ला लीगा के अंदर क्लब्स थे, वो 2.5 से लेके 3.5 बिलियन तक का डेप्थ चला गया था टोटल। अभी मतलब खैर इस समय पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का अगर डेप्थ कैलकुलेट किया जाए तो 5 मिलियन के अराउंड होगा, समवेयर बिलियन के अराउंड होगा, राइट। बट उस समय पे दोस्तों 2-3 बिलियन पूरी की पूरी ला लीगा के क्लब्स का चला गया था, विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम। और जब ला लीगा ने दोस्तों ये जो रूल्स सेट किए, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाए क्लब के ऊपर, धीरे धीरे ही सही बट यहाँ पे सिचुएशन बेटर होती गई। हमने देखा भाई 650 मिलियन से भाई 2 मिलियन तक यहाँ पे जो पब्लिक डेप्थ था वो आ जाता है इन सारे क्लब्स का। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई, जो बेसिकली कंबाइन इक्विटी है इन सारे क्लब्स की 250% तक बढ़ जाती है। एंड जो अनपेड वेजेस थे भाई, एक टाइम पे 90 मिलियन के अराउंड भाई अनपेड वेजेस थे, वो 1.5 मिलियन तक रह जाते हैं। तो भाई यहाँ पे क्लियरली दोस्तों ये 8-10 साल में ही 2013 से लेके आई बिलीव सो 2021 तक में ही ये सारे रिजल्ट देखने को मिल गए, विच ओपन्स द आई कि भाई यहाँ पे जो रिजल्ट, जो यहाँ पे जिस तरीके से जो एक्शन किया गया था ला लीगा के द्वारा लिया गया था, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों इन रूल्स के ऊपर और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। काफी हद तक दोस्तों यहाँ पे FFP से रिलेटेड ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एक बात कर लेते हैं वेज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों वेज लिमिट खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सैलरी पे कैप लगाया जाता है। बट सैलरी क्या है, किस चीज़ को सैलरी माना जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात तो दोस्तों यहाँ पे जो उसकी सैलरी है, फिक्स्ड सैलरी है, प्लस उस पर वेरिएबल्स हैं, प्लस उसके बोनसेस हैं, एंड उसके साथ उसको सोशल सिक्योरिटी, लाइक भाई उसको इंश्योरेंस दे दिया, भाई टर्म इंश्योरेंस दे दिया, घर वर दे दिया, गाड़ी दे दी, ये सारी की सारी उसके अंदर आती है। प्लस इसमें दोस्तों आता है कि भाई यहाँ पे उसको लाने का कॉस्ट, ट्रांसफर फी का कॉस्ट
प्लस उसके एजेंट को जो बोनसेस दिए जा रहे हैं वो कितना पड़ा क्लब को। एट द सेम टाइम जो ट्रांसफर फी की बात हो रही है तो दोस्तों उसको एमोटाइज किया जा सकता है, तो एमोटाइज वैल्यू। अब कई सारे लोगों को एमोटाइजेशन नहीं पता होगा, तो जैसे तो एमोटाइजेशन बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये बोले तो भाई जो उसका आपने ट्रांसफर फी पे करा है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जितना लेंथ है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए रैशफोर्ड की बात करी जाए, 30 मिलियन हमें उसको साइन करने में लगेंगे, 14 मिलियन की उसकी करंट सैलरी है, अगर मान लो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई 30 डिवाइडेड बाई 3 10 मिलियन हो जाता है, 14 मिलियन उसकी सैलरी है। तो जिस तरीके से मैंने कहा तो इन दोनों को कंबाइन करो तो 24 मिलियन इन टर्म्स ऑफ वेजेस यहाँ पे हमारे पास रैशफोर्ड हमको पड़ रहा है वेज लिमिट में। इतना माइनस आप कर लीजिए, सीधा सीधा रैशफोर्ड लेके जा रहा है पर ईयर का। तो ये वेज लिमिट का एक बहुत ही साफ सीधा सिंपल शब्दों में बेसिकली एक मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्वियसली इसमें भाई वही सारे चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं कि भाई स्क्वाड का कॉस्ट आ जाता है, प्लस रिजर्व स्क्वाड का भी कॉस्ट इसमें आता है, एंड रिजर्व के कोचेस भी भाई इसमें उनकी जो सैलरीज हैं, करंट जो कोचेस हैं हमारे मेन सीनियर टीम के, उनकी भी इसमें आ जाती है। सब कुछ मिला मुला के ये सारा कुछ टोटल पैकेज बन जाता है। तो किस तरीके से वेज लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है, एक तरफ तो दोस्तों हम लोग रख देते हैं जितना भी आपने रेवेन्यू कमाया है, टिकट सेल एंड ऑल, वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कई बार, वो आपने एक साइड में रख दिया। और दूसरी तरफ आप भाई कैलकुलेट करते हैं नॉन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जितना आपने खर्चा किया है, जैसे कि आप ट्रैवल की बात करो, स्टेडियम की यहाँ पे भाई ऑपरेशंस की बात करो, उसको एक तरफ रखेंगे। उसमें ऐड करेंगे दोस्तों हम लोग डेट जो हमको पे करना है, एंड देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई जो हमको लॉसेज हुए हैं हमें उनको कितना बेसिकली कितना लॉसेज हुआ है, तो उन सबको ऐड कर लेते हैं। और ये जो सम आया है ऑन द राइट हैंड साइड इसको माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू से। तो ये बेसिकली हमारा वेज लिमिट हमको निकाल के दे देता है। अब देखो दोस्तों इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं जो अभी हमारे पास रियल टाइम पे नंबर्स हैं। कई सारे इसमें नंबर्स में थोड़ा तुक्का भेड़ रहा हूं दोस्तों, बट अगर आप देखेंगे तो 950 मिलियन का रिपोर्टेड जो पिछले सीजन का हमारा रेवेन्यू था वो बताया जा रहा था, तो वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 250 मिलियन लगभग हमारा भाई यहाँ पे जो स्टेडियम एंड ऑल उस पर खर्चा हुआ 250 मिलियन। साथ में ये बोल दो कि भाई EMIs हम लोग जो डेट हमारे पर ऊपर है वो हम लोग पे कर रहे हैं। अगर आप इन नंबर्स को जरा सा ऊपर नीचे करते हैं तो दोस्तों वी आर वेरी क्लोज टू आवर वेज लिमिट जो अभी हम लोगों को बताई जा रही है, जो कि है दोस्तों 432 मिलियन के अराउंड, समवेयर अराउंड, राइट। तो हमारा निकल के आया 450 बिकॉज भाई हमारे को एग्जैक्टली जो दो नंबर्स हैं, ऑपरेशन कॉस्ट और भाई जो नॉन आपके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है उस पर कितना खर्चा हुआ है, एंड भाई डेट कितना बार्सिलोना पे कितना पे कर रही हो एनुअली, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट हमें काफ़ी हद तक दोस्तों इन नंबर्स से कैलकुलेट करने पे हम लोग उस नंबर के आसपास आए, वेज लिमिट के आसपास आ गए। तो आई बिलीव आप लोगों को अभी तक वेज लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया कि कितना और कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एक्चुअली क्यों ज़रूरत है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 1:1 के बारे में, जो कि सबसे ईजिली अंडरस्टैंड किया जाने वाला भाई कंसेप्ट है कि 1 मिलियन कमाया हमने बेच के किसी प्लेयर को, तो 1 मिलियन का हम लोग भाई यहाँ पे साइनिंग कर सकते हैं। बट दोस्तों इसके कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 1:1 के दो मेजर कंपोनेंट्स है दोस्तों। पहला कंपोनेंट है स्क्वाड कॉस्ट लिमिट, एंड देन दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों एक्चुअल स्क्वाड कॉस्ट। अब देखो दोस्तों दोनों के दोनों जो टर्मिनोलॉजी आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, बट अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। एक लिमिट वाला जो बेसिकली यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है स्क्वाड कॉस्ट लिमिट, उसमें सेट किया जाता है कि आपको 100 मिलियन से ज़्यादा, अगेन 100 मिलियन एक एग्जांपल की तरह लीजिएगा, 100 मिलियन से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो अपनी स्क्वाड के ऊपर। बट ऑन द अदर एंड जो एक्चुअल स्क्वाड कॉस्ट होती है वो आपकी भाई जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपका भाई यहाँ पे जिस तरीके से हमने बात करी कोच, आपने भाई यहाँ पे कितना एमोटाइज किया उसकी यहाँ पे वैल्यू को, एंड देन भाई यहाँ पे जो भी आप रिजर्व टीम से प्लेयर्स को लेके आ रहे हो, ये सारा खर्चा इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और अगर ये एक्चुअल स्क्वाड कॉस्ट अगर आपके जो लिमिट आपके लिए सेट की गई है उससे कम है तो दैट मीन्स आप भाई 1:1 हो। अगर ये स्क्वाड कॉस्ट उसके बराबर भी है तो आप 1:1 हो, तब भी हो। बट जैसी हमारी एक्चुअल कॉस्ट इस बढ़ जाती है इस लिमिट से, 100 मिलियन के लिमिट से, तो देन भाई आप 1:1 से बाहर चले गए हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हो दोस्तों, ये जो गैप है बिटवीन लिमिट एंड जो आपकी एक्चुअल वेज कॉस्ट है, या फिर आपके डेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, देन आप सुनते हो कि किसी टीम पे 1:3 लगा है, किसी टीम पे 1:4 लगा है। जो टीम्स जिनका डेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिनका भाई ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बेसिकली उन पे लगता है 1:4, और जो थोड़ा जिनका डिफरेंस मैनेजेबल होता है उन पे लगता है 1:3, मे बी 1:2 भी लगता होगा बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस, बट मैंने इतना ही सुना है, ठीक है दोस्तों। तो यस,
तो ये ही 2 नंबर्स हैं। मैं ये स्लाइड और लगा देता हूँ। बार्सिलोना ने काफ़ी अच्छा स्लाइड प्रिपेयर किया था जो कि स्पेनिश में उन्होंने डाला था। मैंने भाई यूज़ करके जेमिनी मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया सो दैट आपको समझ में आ जाए थोड़े हद तक। ये सारी तीनों की तीनों वेज लिमिट की कहानी एंड यूएफए की कहानी एंड देन भाई यहाँ पे आपका ये जो 1:1 की कहानी है। तो ये सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया, किस लिए ज़रूरत पड़ी, किस तरीके से यूएफए वाला भाई डिफरेंट है कंपैरेटिवली ला लीगा वाले से। ला लीगा ने जो स्टेप्स लिए दोस्तों वो बहुत सही हैं। मैंने पहले ही मतलब ये रूल एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको स्टेप्स भाई बता दिए कि ये बिल्कुल यहाँ पे फ्रूटफुल स्टेप्स थे। बिल्कुल हमारी लीग बच गई, हमारे कुछ क्लब्स बच गए। डेफिनेटली यार हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं क्लब्स, वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बेच रहे हैं इस समय पे, बट एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लब की आइडेंटिटी बची हुई है, वरना सिचुएशन वाज वेरी बैड एट दैट टाइम। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए हों एंड बहुत इजीली मैं होपफुली समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझा पाया तो दोस्तों मुझे माफ करिए, मुझको माफ कर दीजिए मोदी जी, मुझे माफ कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।